Hi guys, my name is Manish and I'm from देहरादून। और आज मैं बात करूँगा जिम के टॉपिक पर। जिम मतलब कि एक्सरसाइज। और मैंने 2023 में ही जिम चालू की थी। मैं बहुत रिलक्टेंट था जिम को लेके, क्योंकि एक तो काफ़ी उसमें भी डेथ्स भी वगैरह भी होती थी। और मैं वैसे भी बहुत फिज़िकली एक्टिव तो मैं ऑलरेडी था ही, तो मुझे कोई नीड लगती नहीं थी। बट ये है कि जो भी हम स्पोर्ट एक्टिविटी करते हैं वो ज़्यादातर कार्डियोवैस्कुलर टाइप ज़्यादा होती है और स्ट्रेंथ रिलेटेड नहीं होती, या हाई इंटेंसिटी उसमें कुछ एक पार्ट्स होते हैं। जब कोई भी स्पोर्ट हो, चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो या बैडमिंटन हो, बट मोर ऑफ द टाइम तो वो कार्डियोवैस्कुलर की तरफ ही होती हैं वो। तो उसमें तुम्हारी जनरल फिटनेस रह सकती है, मतलब एक स्पेसिफिक मसल बिल्डिंग और स्ट्रेंथ एक लेवल तक ही बढ़ सकती है उन चीज़ों से। मतलब अगर आपको एक स्पेसिफिकली स्ट्रेंथ पे ही वर्क करना है तो उसके लिए तो जिम है। जिम ज़्यादातर लोग तो एस्थेटिक्स के लिए भी ठीक ही है, क्योंकि मसल अगर मस्कुलर होगी बॉडी तो ऑब्वियसली एस्थेटिक तो लगेगी और दिखने में भी अच्छा लगेगा ही लगेगा। और बट उसमें एक डायलेमा रहता ही है कि मसल गेन फैट लॉस, तो उसके बीच में ही वो खैर उसी का खेल है वो, कि हमें अभी मसल गेन करना है, अभी हमें फैट लॉस करना है। और ये मैं जितनी भी बातें कर रहा हूँ ये थोड़ा एमेचर लेवल पे ही कहूँगा, मैं कोई उतने बड़े लेवल पे नहीं कह रहा। और उस अम्ब्रेला में आई थिंक मोर और लेस 95% पीपल तो फॉल कर ही जाएंगे, क्योंकि जो ठीक है वो तो एक्सट्रीम चीज़ें हैं और वो तो वैसे भी खैर वो उस टॉपिक पे तो उधर तो जाने का कोई मतलब नहीं है, वो तो वैसे ही है। जनरल फिटनेस की बात कर रहा हूँ मैं। और जो तुम्हारी लॉन्जेविटी को बढ़ाए, स्पोर्ट्स में होता है कि जो एलीट लेवल पे होते हैं वो एक्चुअल में फ़िट भी होते हैं, ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस भी होती है। लेकिन ये बॉडी बिल्डिंग में ऐसा है कि वो जो एलीट लेवल पे होते हैं वो बिल्कुल ही मतलब वो खुद ही कहते हैं कि वो फ़िट नहीं होते, या वो स्टेज पर जब होते हैं तो वो मेडिकली बहुत वीक होते हैं, उनके टेस्ट बहुत ही ज़्यादा फ्रेजाइल होते हैं, फ़ैट परसेंटेज बहुत कम होती है। तो ठीक है, मैं सब चीज़ों पे जो बात करूँगा अपने वेट और हाइट के अकॉर्डिंग ही बात करूँगा। आप अपने से रिलेट करके जो है उसको अप्लाई करके अगर कुछ मेरे एक्सपीरियंस से आपको फ़ायदा होता है तो इट विल बी गुड। मेरा वेट मतलब जब मैंने जिम स्टार्ट करी थी तो 76 केजी था और मेरी हाइट 170 सेंटीमीटर है। 5'7" है हाइट, मतलब अगर उसमें 5 फीट 7 इंचेस। तो उसमें मैंने 2023 में किया था। तो प्रैक्टिकली तो जिम ऐसे ही होती है, या तो 2 3 4 5 6 महीने होती है, फिर एक लॉन्ग पॉज आता ही है, और फिर वो दोबारा साल का एक वो टाइम होता है कि दोबारा से चालू हो जाती है, फिर वो कंटिन्यू रहती है 5 6 महीने। और वो फिर उसके बाद ड्रॉप हो जाता है। तो ये एक रीज़नेबल और रैशनल तरीका भी है, क्योंकि हमारी बॉडी 12 महीने एक जैसा काम कर नहीं सकती। एक हाइबरनेशन रहते ही है बॉडी में, कि कुछ ऐसे 6 महीने आते हैं कि हमें लगता है कि अब जब तो 5 घंटे की नींद भी काफ़ी होती है, 4 घंटे की नींद में भी हमें फ्रेश महसूस करते हैं और सारा दिन एक्टिव रहते हैं। और 6 महीने तो ठीक है, एक मैंने ऐसे आइडिया ले लिया है। ज़रूरी नहीं एग्जैक्टली 6 महीने ऐसा टाइम आता है कि 8 घंटे भी पूरे नहीं लगते हैं, 9 घंटे भी सो के कुछ नहीं होता है, और पूरे दिन बॉडी में ऐसी नॉर्मल सा लगता है या कुछ करने का मन नहीं करता, कि बस वॉक ही कर ली तो वही इनफ है। तो ये इस वजह से तो इसलिए 6 महीने का ही जिम का रहता है। तो उसमें स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली मैं जिम के जितने भी एक्सपीरियंस या टीचिंग्स तो मैं नहीं कहूँगा, ये एक्सपीरियंसेस माय एक्सपीरियंसेस हैं, वो ग्रेट माइक मेंस्टर को के टीचिंग्स के थ्रू ही हैं, क्योंकि उनका जो एक आउटलुक है बॉडी बिल्डिंग को लेके वही मुझे काफ़ी मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड लगा और अचीवेबल लगा और रैशनल लॉजिकल या कुछ भी कहे कि तो वही लगा मेरे को। तो उनका उनका ये कहने का मतलब है कि
हम जिम जो कर रहे हैं, स्ट्रेंथ एक्सरसाइज कर रहे हैं, मतलब आप मान लो आप, मैं लेके चल रहा हूँ कि आप जो है एटलीस्ट जो एक फ़िटनेस का बेसिक लेवल है मेंटेनेंस के लिए आप वॉक तो करते ही करनी है आपको 45 मिनट्स, और वो तो थ्रू आउट द ईयर आपका चलेगा ही चलेगा, ठीक है। वो एटलीस्ट आपको कम से कम आपको बद से बदतर नहीं होने देगा, ठीक है। और वो मोर और लेस आपके स्टेप्स भी हो जाते हैं, और कुछ एक वो आपकी नीट एक्टिविटी में भी रहता है, वो जो नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटीज़ रहती हैं, तो उसको तो नहीं। अब बाकी जो कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइजेज है जिसमें कि रनिंग रहती है, साइकिलिंग रहती है, और जिसमें वॉकिंग तो सब लोग करते ही हैं, फिर और रेशो लेस होता है रनिंग का। फिर अभी आजकल जैसे कोविड से साइकिलिंग का भी हो गया है, तो साइकिलिंग का भी ठीक है। फिर कुछ स्विमिंग का भी रहता है। और तो माइक मेंसनर जी का कहना है जितनी भी कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइजेज हैं ये हमें जो है स्लो पेस पे करनी चाहिए। स्लो पेस पे मतलब कि लाइक कॉन्वर्सेशनल पेस, क्योंकि कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइजेज अगर हम स्लो पेस पे करेंगे तो हमारी बॉडी फैट बर्न ज़्यादा करेगी। मतलब बॉडी जैसे जो एनर्जी के सोर्सेज हैं उसके दो होते हैं, तो ग्लाइकोजन और एक फ़ैट। तो ग्लाइकोजन थोड़ा रेडीमेड अवेलेबल है जो मसल में स्टोर्ड रहता है, और जो लिवर में एक रेडीमेड 40 मिनट्स का तो रहता ही है आफ्टर मील, आफ्टर 2 आवर्स ऑफ एनी मील, तो वो होता है। और बाकी फिर मसल में स्टोर होता है, लेकिन वो हमारे को क्विक एक्सेस देता है वो। बाकी जो फ़ैट है वो थोड़ा एक वो जो वॉल्ट लगा हुआ है उधर, मतलब एक लॉक लगा हुआ है, उसकी कुछ प्री रिक्विसाइड कंडीशंस होती है वो उसमें। हम जैसे फ़ैट को देखते हैं, हमारी बॉडी फ़ैट को वैसे नहीं देखती, वो उसको मतलब काफ़ी आपने सुना भी होगा, वैसे भी उनका भी उनके ही लॉजिक से कहना चाहते हैं कि वो फ़ैट जो है बॉडी के लिए एक सोने की तरह होती है। और जैसे हम लोग घर में सोना रखते हैं, हम सोना इकट्ठा तो करते रहते हैं, बट उसको कभी वो, मुझे तो नहीं लगता किसी का भी काम आता है, क्योंकि काम आता है तो बंदा सोचता है कि यार नहीं कुछ और चीज़ को करो। तो बॉडी भी फ़ैट को ऐसी करती है कि वो लगता है यार वो सोना है, इसको नहीं यूज़ करना, ग्लाइकोजन करना है, तो भूख का सिग्नल दे देगा और खा लेगा, बट फ़ैट को रखते हैं कि कभी ना कभी ऐसे टाइम में काम आएगा। तो फ़ैट के लिए ये कि वो आपको दिखाना है पीस दिखाना है कि आप पीसफुल हैं, मतलब अर्जेंसी नहीं दिखानी। अर्जेंसी मतलब कि ना तो आपकी ब्रीदिंग ऊपर नीचे हो ना बहुत ज़्यादा, जैसे आप मैं बात कर रहा हूँ आपसे, तो मोर और लेस मेरी बॉडी में अभी फ़ैट बर्निंग प्रोसेस में चल रहा है, क्योंकि अब मेरी बॉडी को कभी ऐसा फ़्लाइट मोड मतलब फ़ाइट मोड पे नहीं है, अभी फ़्लाइट मोड पे ही है। तो ऐसी एक्टिविटी में फ़ैट ज़्यादा बर्न होता है। तो कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइजेज में मान लो कि आप वॉक कर रहे हैं, तो ये वॉक भी आप ऐसे करें 9 की मतलब कितने की होती है, 6 या 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैक्सिमम 5 या 6, और रनिंग कर रहे हैं तो 7-8 किलोमीटर पर आवर, है ना। हो सकता है 9 जाएंगी तो फिर तो ज़्यादा जाएंगी। वैसे भी रनिंग में तो आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, ग्लाइकोजन 50% तो बर्न होना ही होना है, या कितनी ही स्लो कर लीजिए, ठीक है। तो वॉकिंग कहते हैं, बट ठीक है कभी कभी रनिंग से ज़्यादा, लेकिन रनिंग ये है कि रनिंग ज़्यादा करते हैं तो फिर हमको भूख भी ज़्यादा लगती है, तो वो भी देखना है कि हमारा जो है कैलोरी इनटेक कम रहे और एक्सपेंडिचर ज़्यादा रहे। लेकिन हम ऐसी जो है अगर कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइजेज हाई पेस पे करेंगे तो ऑब्वियसली वो ग्लाइकोजन बर्न होगा और वो हमें भूख ही लगवाएगा। तो अगर हम स्लो पेस पे करते हैं तो हमारा फ़ैट भी बर्न होगा। स्लो पेस मतलब कॉन्वर्सेशनल पेस, कि आप जैसे वॉक करते करते बात कर सके हैं, इसका मतलब ये नहीं कि बात ही करनी है। इन्हें वॉक करते करते फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो आपकी बॉडी जो है मान लो फाइट मोड पे चली गई है, क्योंकि आप वॉक भी कर रहे हैं और वो भी कर रहे हैं, तो समझ लो वो चलने लग गया कि चक्का के भाई ज़्यादा चाहिए। वॉक कर रहे हैं तो आराम से ही करें। ऐसा एक वो बॉलीवुड को ट्रेन करता है, उसने ही बोला है कि वॉक कर रहे हैं तो आराम से करें, 45 मिनट्स निकाल के अपना आराम से नॉर्मल कॉन्वर्सेशनल पेस पे है, बट ऐसा नहीं है कॉन्वर्सेशन करनी है तो फ़ोन पे या साथ वाले से, ठीक है 45 मिनट्स बात कर लो, वो सबके लिए टाइम है ही। और ऐसी रनिंग है तो रनिंग भी उसको स्लो करें। जैसे बाकी रनिंग का एक दूसरा मोड है वो स्प्रिंट होता है। तो स्प्रिंट में होता है कि 60 से 70 मीटर की आप जो है 6 से 7 स्प्रिंट मारें, वो तो मतलब आप लेके जा सकते हैं कि उसमें एलिवेट आप जो है फुल पेस पे जाइए। उसमें होता है पहले 2 जो हैं आप 60 to 70% पे कीजिए, फिर अगली 2 70 to 80 पे, फिर अगली 2 80 to 90 पे कीजिए,
फिर एक जो है वो 100 करके फिर थोड़ा दोबारा से उसको थोड़ा एक हल्का करके अपनी बॉडी को वो कर दीजिए। वो खैर एक HIIT वर्कआउट में है, उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे, वो अभी कार्डियोवास्कुलर की बात कर रहे हैं। और ऐसे ही सिमिलरली साइकिलिंग है, तो साइकिलिंग में है तो ज़्यादा साइकिलिंग भी ऐसे ही मतलब 15 से 16 किलोमीटर पर प्रति घंटा की रफ्तार पर करे तो ठीक है। वो भी आधा पौना घंटा, दोनों एक्टिविटी के लिए आई थिंक 40-45 मिनट्स इनफ है। और एक आप वॉक तो जैसे आप 45 मिनट्स रोज़ कर रहे हैं तो साइकिलिंग आप 45 मिनट्स ऑल्टरनेट डेज पे कर सकते हैं। क्योंकि मैं बताऊंगा कि वो रेस्ट डेज पे एकोमोडेट करने में भी आसानी रहती है। क्योंकि जैसे माइक मैस्टर जी कहते हैं कि हमें जिम रोज़ करने की ज़रूरत नहीं है और वो पॉसिबल भी नहीं है। और तुम्हारी बॉडी है वो कोई वो घर नहीं है कि मतलब जैसे हमारे ऑर्गन्स मतलब एक तरीके से दे आर ब्लाइंड, हमें दिख रहा है कोई चीज़ उन्हें नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ऑर्गन्स अपने हिसाब से काम करते हैं, बॉडी अपने हिसाब से फंक्शन करती है। तो ऑर्गन्स अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं कि उन्हें क्या करना है। एक हमने फ़िज़िक्स में पता नहीं वैसे तो मेरे ख्याल से 10th तक ही सबने पढ़ लिया होता है। एक होता है रेजिस्टेंस, एक होता है कैपेसिटेंस और एक होता है इंडक्टेंस। तो बॉडी जो है इंडक्टेंस लेवल पे मतलब रिलेट कर सकते हैं, मतलब कि इंडक्टेंस में ये होता है कि इंडक्टेंस में वो चेंज को अपोज करता है। आप कोई भी चीज़ स्टार्ट करने जा रहे हो, आपकी बॉडी कहेगी नहीं है, डोंट डू इट। आप सुबह जल्दी उठने के लिए कह रहे हो, ठीक है, नहीं आराम से सो जाओ। फिर एक ऐसा टाइम आएगा आप करते रहेंगे तो आप कभी ये सोचेंगे कि किसी दिन हो जाता है आपको लेट हो जाते हैं, तो उस वक्त ऐसा होता है कि बॉडी को आदत पड़ गई है 5 बजे उठने की। और 2 बजे उठने आपको लग रहा है दिमाग में कि मुझे 8 घंटे सोना है, लेकिन बॉडी 5 बजे उठ जाएगी। तो वहाँ पे वो इंडक्टेंस में उसकी वो उस चीज़ को अपोज कर रही है कि अब उसको नींद पूरी करनी है। उसको 5 बजे उठने की हैबिट हो गई है तो वो 5 बजे ही उठेगी। तो अपोज द चेंज, कोई चीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको अपोज करेगी, कोई चीज़ कर रहे हैं और उसे बंद कर रहे हैं तो उसको भी अपोज करेगी। तो अब ऐसे करते हैं, जैसे साइकिलिंग का मैंने बताया 15-16 किलोमीटर इनफ है, ज़्यादा फास्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और इतना रहे जितना मतलब आप ये लगा लीजिए कि 70% एफिशिएंसी पे आप ये अपनी कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज परफॉर्म करें तो ये इट विल बी बेटर। इससे आपको थकान भी नहीं होगी और दूसरी बड़ी बात भूख भी नहीं लगेगी। क्योंकि आप मोर और लेस 60-70-80% अगर फैट एज अ सोर्स यूज़ कर रहे हैं फॉर एनर्जी, तो ऑब्वियसली ग्लाइकोजन तो वैसा का वैसा ही है, तो भूख भी नहीं लगेगी। और अगर आप फैट लॉस करना चाहते हैं तो उसके लिए भूखा रखने से ज़्यादा है कि भूख ही ना लगने दें अपने आप को, तो वो ज़्यादा मैटर करता है। और ये तो रहा कार्डियोवास्कुलर का। सो फैट लॉस, क्योंकि आप बॉडी बिल्डिंग में बॉडी आप बिल्ड करेंगे तो आप मसल के लिए आपके फ़ैट लॉस में भी ये आधी ज़िंदगी जूझते ही रहेंगे कि मुझे फ़ैट लॉस करना है। तो वो अगर वो पहले से ही अगर हैबिट आपको डली रहेगी, और ये भी है, और बाकी एक अपने पर्सनालिटी में भी एक इंस्टिल करने की कोशिश करना कि यू हैव टू बी कूलर, बिकॉज द मोर यू रिमेन कूलर, जैसे मैंने कहा कि बॉडी फैट सोर्स को ऐसे स्टोर करके रखती है जैसे वो सोना हो, तो कूल रहने के लिए और ऑर्गन्स को बॉडी को कूल फील करवाएंगे तो वो छोड़ती रहेगी उसको फैट को। अगर अदरवाइज़ एक फ़ाइट मोड में रहेंगे कि हाँ करना है, उठते हैं हम सुबह, ये करना है वो करना है, नहीं, मॉर्निंग एकदम लेज़ी रहेगी, बिल्कुल इजी उठेंगे, कुछ नहीं करना है, चाय नहीं पीना है, पानी पीना है। सुबह पानी पीता हूँ, मेरा तो 3 काम है कि 3 काम मुझे करना ही है, मैं पानी पीता हूँ। थोड़ा सा अगर गर्मी है तो रूम टेम्परेचर वाला ही पानी पी लेता हूँ, विंटर्स होता है तो थोड़ा गुनगुना या गर्म पी लेता हूँ, और बाकी फिर फ्रेश होने जाता हूँ, ब्रश करता हूँ। ये 3 काम तो मुझे 12 महीने करने ही करने हैं, डिस्पाइट द वेदर। क्योंकि सर्दियों में तो चलो कभी नहाना स्किप हो जाता है, बट ये 3 काम तो है ही। फिर उसके बाद जो है उठने के बाद कम से कम ऐसा रखिए कि 1 घंटे तक कुछ ना खाएं, क्योंकि वो फ़ैट बनने की सबसे अच्छी विंडो होती है। और पूरे दिन में और ऐसा कभी नहीं होता कि पूरी नाइट बॉडी जो है फास्टिंग मोड पे रहती है। फास्टिंग मोड पे इन द सेंस कि आपने मान लो 8 या 9 बजे डिनर किया तो और 4 और 5 में वो सारा बर्न हो जाता है, और उसके बाद बॉडी फ़ैट को ही यूज़ करती है ड्यूरिंग द स्लीप।
क्योंकि आपको भूख नहीं लगती। आप रात में उठ के अगर आप उठे रहते हैं तो लगती भी है भूख, आप जाएंगे तो। लेकिन वही है कि डिनर के बाद कम से कम 12 घंटे का तो फास्टिंग का रखिए कि 12 घंटे तक कुछ नहीं खाना, और उठने के बाद कम से कम 1-2 घंटे तक कुछ नहीं खाना। और बाकी फिर आपका जैसे भी हैबिट है, जैसे भी फूड हैबिट है, उसको आप फॉलो कीजिए। मतलब बैटी तो बिल्कुल ही अवॉइड ही करनी है, क्योंकि अगर फैट लॉस करना चाहते हैं और फिर बैटी ले रहे हैं तो वो तो बिल्कुल ही एक नो है। तो ठीक है, अब ये तो चलो ये जनरल एक थोड़ा बैकग्राउंड बातें होगी। अब जो है जिम के लिए बात करते हैं। आप जो भी एक कार्डियोवास्कुलर है उसको तो आप एक तरफ रख दीजिए, उस पर कभी दोबारा होगी इस टॉपिक की बात, तो उसको अभी और डिटेल में डिस्कस करेंगे। जिम में माइक मेंस्टर जी के ने उन्होंने कहा है कि जिम में जो है 4 दिन होते हैं, 4 दिन होते हैं। और 4 दिन में हमें 4 दिन में ऐसा नहीं है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, नो, ये 4 दिन नहीं है। वो कहते हैं कि एक दिन ट्रेन करेंगे। और एक मिसकंसेप्शन ये भी रहता है कि जैसे हम जनरली अभी जो फॉलो होता है कि मंडे को चेस्ट डे है, और ट्यूसडे को बैक डे है, तो वेडनेसडे को लेग डे है, थर्सडे को शोल्डर डे है, फ्राइडे को वो डे है। ये तो आपने कभी भी जिम कर रहे होंगे या खुद से भी कर रहे होंगे एमेचर लेवल पे। तो जैसे मैंने कहा, ऑर्गन हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि वो आइसोलेट नहीं कर पाते कि चेस्ट है तो चेस्ट के ही मसल यूज़ होंगे, हैं, बैक है तो बैक के ही मसल यूज़ होंगे। अरे आप चेस्ट की एक्सरसाइज करते हैं, बैक की यूज़ करते हैं, शोल्डर की करते हैं और लेग्स की करते हैं, हैंड्स तो यूज़ हो ही रहे हैं ना आपके। तो आप आइसोलेट तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, आइसोलेट हो ही नहीं सकती है। बट आइसोलेट इस चीज़ में हो सकती है कि अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी। अपर बॉडी को आप ट्रेन करेंगे एक दिन, और एक दिन लोअर बॉडी को। तो इन 4 दिन में 2 बारी अपर बॉडी और 2 बारी लोअर बॉडी। अब 2 बारी लोअर बॉडी करेंगे लेग्स में इतना। अब बॉडी में जो है वैसे तो 613 मसल के आसपास होते हैं अगर सारे मसल हम करेंगे, मतलब एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, थोड़े दिन पहले देखा था मैंने। लेकिन हम जो ट्रेन करते हैं जिम में वो मेन 5 मसल होते हैं, 5 बिगेस्ट मसल हैं हमारी बॉडी में, और जिसमें 3 मसल तो हमारे लेग्स में ही हैं। जिसमें सबसे पहले ग्लूट्स आता है, ग्लूट्स बम जो होते हैं आपके, तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे बिगेस्ट मसल आपकी ग्लूट्स हैं। फिर सेकंड वे क्वाड्स हैं, क्वाड्स आपका ये मतलब आगे की थाई, घुटने से ऊपर का एरिया जो हो गया। और जो फिर तीसरे पे आते हैं हैमस्ट्रिंग, और वो थाइस के पीछे वाला एरिया हो गया, जो मतलब ये हिप के नीचे होता है, ये सारा ये पूरा जो कनेक्ट करता है। तो ये हैमस्ट्रिंग ये तीसरा मसल हो गया सबसे बड़ा। और उसके बाद चौथा है जो आपके बैक मसल होते हैं, लैटिस डोरिस क्या ना, लैट्स बोलते हैं वैसे तो। और 5वां जो है वो मसल है आपका पैक्स मतलब वो पेक्टोरियल मेजर्स, चेस्ट मसल्स जो होती हैं। तो ये ही ट्रेन करेंगे 5वें। और फिर उसके बाद जो है फिर भी थोड़ा एस्थेटिक्स के लिए जो है, एस्थेटिक्स के लिए हम ये ट्रेन कर सकते हैं, शोल्डर ट्रेन कर सकते हैं और काफ्स ट्रेन करते हैं। ये थोड़ा हम एस्थेटिक में पार्ट में बोल देते हैं। और जो बाइसेप्स और ट्राइसेप्स हैं वो तो आपके जो है एक कॉम्प्लीमेंट्री मसल्स हैं। मतलब आप चेस्ट ट्रेन करेंगे तो आपके ट्राइसेप्स ट्रेन होने ही होने हैं, क्योंकि आप चेस्ट मसल ऑब्वियसली हाथ से कर रहे हैं, तो वो आपके ट्राइसेप्स एक्टिवेट होते ही हैं जब आप चेस्ट को करते हैं। और सिमिलरली जब आप बैक को कर रहे हैं तो आपके बाइसेप्स होंगे। तो जिस भी बंदे की बैक अच्छी होगी तो इट हैज़ टू बी कि उसके बाइसेप्स भी अच्छे होंगे। जिस बंदे की चेस्ट अच्छी होगी उसके ट्राइसेप्स भी अच्छे होंगे। तो यानी कि जिसकी चेस्ट और जिसके बाइसेप्स हों, चेस्ट और बैक होगी तो उसके बाइसेप्स और ट्राइसेप्स भी अच्छे होंगे। और जो एस्थेटिक के लिए बहुत होता है, क्योंकि हम ज़्यादा जनरली बॉडी जो दिखाते हैं वो बाइसेप्स को ही पंप आउट करने के लिए होता है। तो इसमें है, तो इसलिए कि आइसोलेट करना हर मसल को इतना कोई पॉसिबल नहीं है कि हमने लिख दिया तो वहाँ पे आइसोलेट हो गया कि हाँ मैंने सोच लिया, आज मैं सोच के जा रहा हूँ चेस्ट, तो मेरा चेस्ट एक्टिवेट होगा। बैक बॉडी है भाई ये, ठीक है, ये वो मशीन नहीं है, वो अप्लाइंसेस नहीं है, ये किसी ने कह दिया उसके कहने से नहीं होगा। और ये आप वैसे भी आप खुद करेंगे तो आप पता चलेंगे। और वैसे भी पहला साल तो आप कुछ एक्सपेक्ट करना मत। और बाकी जो जैसे बॉडी तो नेचुरली जो ट्रेन करते हैं वो 5 साल में अपने पोटेंशियल पे पहुंच जाती है। और जो एक मेजर है, अब जैसे मैंने बताया मेरा 76 kg वेट था, तो मैं जो है मैक्सिमम जो है 70 kg में मेरा 4 kg मतलब ओवर वेट था, 72 मेरा बॉडी वेट मान लीजिए। तो मैं नेचुरली जो है अपना वेट जो है जो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकता हूँ, इतनी बॉडी बना सकता हूँ कि मसल बनाऊँ और फैट कम से कम रखूँ, तो वो बस एक वो 90 kg है। तो 18 kg ही मैं मसल गेन कर सकता हूँ। और ये भी नहीं है कि मैं मसल गेन करना चाह रहा हूँ तो मुझे फ़ैट गेन नहीं होगा।
ये सब नेचुरल लोगों के लिए, आम लोगों के लिए नहीं है। ये वो करते हैं जो वो दूसरी साइकिल चलाते हैं। मैं तो अपनी साइकिल के, हमारी साइकिल दूसरी होती है, उनकी साइकिल दूसरी होती है, और वो आप फिर पता ही है उनकी तो खैर मैं क्या ही बात करूँ, ठीक है। और मैं उनको खैर कोई क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा। और वैसे भी वो फ्रॉड उनका भी कहीं ना कहीं आएगा ही, जैसे डॉक्टर्स का होता है, जैसे रियल लाइफ में होता है, वैसे उनका भी कहीं ना कहीं, उनका भी जिम सेशन और जितने भी सप्लीमेंट इंडस्ट्री है उसका भी पता चलेगा, है ना। और वैसे भी क्या है, चलो ठीक है, उस पर बाद में बात करेंगे। पहले लेट्स स्टिक टू दिस वीडियोस टॉपिक। कि जैसे उन्होंने कहा कि 4 दिन है और हमें बॉडी आइसोलेट, सिर्फ अपर बॉडी और लोअर बॉडी, वो भी हम मान के चल रहे हैं कि आइसोलेट कर रहे हैं, फिर उसमें भी फिर भी नहीं हो पाती। लेकिन ये होता है कि हम अपर बॉडी को ट्रेन करके फिर लोअर को कर रहे हैं, तो हम थोड़ा, अब जैसे उनका 4 दिन है, तो सबसे पहले तो वो कहते हैं कि हम कोई भी ट्रेन कर रहे हैं तो उसके बाद हमें कम से कम, ठीक है, आपके अंदर बहुत ही मतलब चुल है, आपको एक हैबिट पड़ी हुई है, तो उस हैबिट को छोड़ना है सबसे पहले तो, कि मुझे रोज़ जिम जाना है, ठीक है। पहले तो उसको रोज़ छोड़ते छोड़ते 1 दिन छोड़िए, फिर 2 दिन छोड़िए, फिर 3 दिन, मतलब एटलीस्ट 96 आवर्स। 96 आवर्स आपका 4 दिन हो गया। मतलब आप पहले दिन अगर मंडे को जिम जा रहे हैं ना, तो दूसरे दिन आपको फ्राइडे को जिम जाना है। सुनने में थोड़ा वैसा लगेगा, बट धीरे धीरे चीज़ें रिलेट करेंगी अगर जैसे जैसे मतलब आगे बढ़ेंगे हम। और जैसे फ्राइडे को कर रहे हैं तो ऑब्वियसली सैटरडे संडे मंडे को रेस्ट लेके ट्यूसडे को करेंगे, और फिर उसके बाद अब ट्यूसडे को करेंगे, फिर उसके बाद करेंगे नेक्स्ट जो है सैटरडे को करेंगे, ये 4 दिन को। तो मतलब कि डे 1 ऐसा हो गया, डे 2 हो गया, डे 3 हो गया, डे 4 हो गया, और हर डेज़ के बीच में 96 आवर्स का है। 96 आवर्स जो रोज़ करते हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन आप जो है शुरू से धीरे धीरे अगर एक ऑल्टरनेट डेज़ पे करेंगे और फिर करेंगे, और आपको खुद वैसे भी फ़र्क पता चलता ही जाएगा, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा कि हम जो कार्डियोवैस्कुलर करने की हमें ईजी पेस पे करनी है, मगर माइक मास्टर जी का यहाँ पे कहना है कि जिम में आप जब जा रहे हैं ना, तो आप ये मत सोचना, पहले तो 2 चीज़, तो एक तो ट्रेडमिल, ठीक है, और ऊपर से ट्रेडमिल की तरफ तो चढ़ मत जाना गलती से भी। तो ट्रेडमिल करने का जा रहे हो आप, सिर्फ आप ये सोच रहे हो कि आपको गिल्ट ना हो, तो आप जिम में जाके बस जो है ट्रेडमिल कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप पैसा वसूल कर लें। तो ये फालतू की एक्सरसाइज तो बिल्कुल करने की नहीं है, जिसमें जो लगे कि लाइट है। अब आप जिम जा रहे हैं तो वहाँ पे जिम करनी है पूरी, बस पूरा वज़न उठाना है, मतलब पूरा ऐसे। और वो भी उन 4 दिन में भी जो जिम करनी है वो भी सिर्फ आधा घंटे के लिए करनी है, आधे घंटे पूरा एफर्ट मारना है। और जैसा कि हम रनिंग में भी देखते हैं, मान लो आप जो भी करते होंगे रनिंग, जैसे 5 किलोमीटर करते हैं, तो हम 5 किलोमीटर के हिसाब से अगर मैं मान लो आधा घंटे में 5 किलोमीटर भागता हूँ, तो मैं उस हिसाब से भागता हूँ, पेस पे भागता हूँ, नॉर्मल भागता हूँ। लेकिन अगर सिमिलरली अगर मुझे स्प्रिंट भागनी है, तो मैं स्प्रिंट भागते हुए मेरे को कुछ सोचना नहीं है, मुझे बस अपनी बॉडी को बस तेज़ भगाना है, ठीक है। तो मैं उस वक्त कुछ सोच नहीं रहा हूँ, मैं बस पूरा एफर्ट डाल रहा हूँ। तो उसमें ही है जिम में, उसमें ही फ़र्क है, ठीक है। तो और यह है कि वेट अच्छे से उठाना है, मतलब अपनी कैपेसिटी को रेज़ करते जाना है। प्रोग्रेसिव ओवरलोड भी आप एक सैचुरेशन पॉइंट तक ही पहुंच सकता है। मान लो अभी मेरा 80 केजी वेट है, तो मैं 80 केजी वेट के हिसाब से मैं उसको लगता हूँ, मैं डेड लिफ्ट जो है 80 केजी करता हूँ, ठीक है, और मैं जो स्क्वाट 60 केजी करता हूँ, और बेंच प्रेस 40 केजी करता हूँ, ठीक है। अब इसमें जब भी जिम स्टार्ट करता हूँ तो 5-5 किलो इनमें थोड़ा रेज़ होता जाता है, प्रोग्रेसिव ओवरलोड, और प्रोग्रेसिव ओवरलोड हो जाता है 5-5 किलो, और उसमें ही काफ़ी स्ट्रेंथ महसूस होती है, और मसल भी थोड़ा पफ अप तो नहीं, टाइटन हो जाते हैं, और उतना रहता है। तो अपनी बॉडी वेट के हिसाब से वेट डिसाइड करना, वो 200-250 करने की ज़रूरत नहीं है भैया, वो तो अलग ही लोग करते हैं। 200-250 मत सोचना कि 60 किलो में तुम 100 किलो 120 किलो कर रहे हो, तुम कर पा रहे हो, अच्छी बात है, बट इंजरी ना हो यार, ठीक है ना। इंजरी से हमें बचना है, मैं इंजरी फ्री भी थोड़ा एडवोकेट करता हूँ, कोई भी एक्सरसाइज हो इंजरी फ्री हमें रहना है, तो इंजरी फ्री ही रहेंगे। और इंजरी फ्री रहना है कि तो जितना भी हमें लगता है कि 100% जाना है, तो बस 95% तक ही जाएंगे, कहिए। तो अब जैसे डे 1 है, तो डे 1 है हमारा चेस्ट डे और बैक डे, मतलब श्री माइक मास्टर जी के हिसाब से मैं तो उनका भक्त हूँ, और मैं सिर्फ उन्हें ही फॉलो करता हूँ। तो बाकी जैसे पहला दिन है चेस्ट डे, तो चेस्ट डे में भी वो कहते हैं कि भाई
चेस्ट डे में पहली जो एक्सरसाइज करेंगे आप करेंगे वो डंबल फ्लाई। डंबल फ्लाई आप मैं एक्सरसाइज आपको ये एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि मुझे तो लगता होगा शायद आपको आती होगी, और नहीं भी आती होगी तो आप सर्च कर लीजिए, क्योंकि आप यहाँ पे जिम में तो मैं ब्लॉग बना नहीं रहा हूँ। तो मैं दिखाऊंगा कि डंबल फ्लाई और चेस्ट फ्लाई या डंबल फ्लाई करेंगे तो उससे जो है आपके चेस्ट के मसल एक्टिवेट होंगे। एक तरह से वो वार्म अप एक्सरसाइज मान लीजिए, और वार्म अप भी है तो उसको धीरे धीरे ओवरलोड करेंगे। हालांकि माइक मेस्टर जी एक वो कहते थे कि वो एक ही सेट करते हैं, तो वर्किंग सेट का मतलब वो हो सकता है, उसको आप धीरे धीरे वार्म अप करते हुए ऊपर लेके जा सकते हैं। मान लो कि आपको लगता है पहले जैसे आपने डिसाइड कर लिया कि आप जो है डंबल फ्लाई में एक उस पर जाएंगे, तो उसको हाफ़ करके आप उसको वार्म अप सेट मान लीजिए, फिर उसको धीरे धीरे रेस करिए, और तीसरे सेट में जो है आप उसको फुल वैल्यू पे लेके जाइए और उसमें हो जाएगी। और इसमें वो कहते हैं कि जैसे ये ऑल्टरनेट करेंगे, मतलब सुपर सेट पोजीशन में करेंगे। पहले डंबल फ्लाई मारेंगे वार्म अप, तुरंत इंक्लाइन प्रेस, इंक्लाइन बेंच प्रेस करेंगे। इंक्लाइन बेंच प्रेस आपकी मशीन में कुछ स्मिथ मशीन भी होती बट इंक्लाइन है तो इंक्लाइन है। मेरे यहाँ पे जैसे मैं जिम करता हूँ, मैं यहाँ इधर गवर्नमेंट क्वार्टर्स में रहता हूँ, तो ये हमारी जो खुद की प्रोवाइडेड जिम है, एक लो बजट जिम है, तो उसमें थोड़ा एक बेंच है और वो मशीन लगी हुई है, वो चारों राउंड वाली मशीन जो होती है, तो उसमें सारी एक्सरसाइज हो ही जाती है जितनी मुझे रिक्वायरमेंट है ना। अब उतना चल जाता है तो फिर कर ही लेते हैं। और हाँ, तो उसके बाद इंक्लाइन बेंच प्रेस है। इंक्लाइन बेंच प्रेस में वो कहते हैं कि जैसे डंबल फ्लाई में चेस्ट के मसल एक्टिवेट हो गए, तो इंक्लाइन में भी ज़्यादा इंक्लाइन नहीं रखना है। इंक्लाइन में 45, मान लो 0 डिग्री है और 90 डिग्री है, तो 45 भी नहीं रखना है, उसको 60 डिग्री रखिए। 60 डिग्री रहेंगे तो 60 डिग्री में ज़्यादा चेस्ट, 45 डिग्री में फिर वो शोल्डर की तरफ ज़्यादा जो है मसल वर्क हो जाएंगे। तो यह है कि अपर चेस्ट के लिए अब माइक मेस्टर जी की जैसे अपर चेस्ट थी, अब आर्नोल्ड की जैसे उसकी लोअर चेस्ट थी, अब लोअर चेस्ट तो अब वो माइक मेस्टर कहता है लोअर चेस्ट तो बनाने का क्या मतलब है, और जिसके लिए वो डिक्लाइन बेंच भी करते थे आर्नोल्ड। बट ठीक है, वो क्योंकि छोड़ोगे तो फिर वो और बकवास लगेगा, है ना। तो हमेशा चेस्ट का ही अपर पार्ट, मतलब बिल्कुल एक अपर है ये, बिल्कुल ये वर्कड होंगे इंक्लाइन में। मतलब वैसे तो कहते हैं इंक्लाइन में डिक्लाइन में सारी पूरे चेस्ट मसल ही वर्क होते हैं, लेकिन इंक्लाइन में है कि अपर चेस्ट वर्क होती है और ये आपका फ्रंट डेल्ट ये वर्क हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका सुपर सेट करते करते डंबल फ्लाई, इंक्लाइन प्रेस, फिर दोबारा डंबल फ्लाई पे जाएंगे, रेस करेंगे वेट, फिर इंक्लाइन पे आएंगे, ठीक है। और मैं पहले ही कह रहा हूँ हल्का नहीं करना है, वार्म अप नहीं करना है खाली बार लेके, ठीक है। आप पहला वार्म अप सेट कर सकते हैं खाली बार लेके, 20 किलो का होता है ना, वो कर सकते हैं। उसके 20 किलो के बाद 20 किलो तो एटलीस्ट है, 20 किलो नहीं उठा सकते तो भैया रहने दो, जाओ पहले अपनी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ बनाओ। तुम इतनी भी नहीं है, तुम घर पे सिलेंडर भी नहीं उठा सकते हो, जिम करने आ गए हो तो भैया हाथ जुड़वाओ, ठीक है। इंजरी होगी कोई फ़ायदा नहीं है। फिर तो इंक्लाइन करने के बाद ये इसके 3 सेट कर लीजिए। 3 सेट बहुत रहते हैं वैसे, क्योंकि अगर आप उसको अपने हिसाब से डिवाइड कर देंगे कि मुझे एकदम पीक पे या सैचुरेशन पे पहुंचना है, तो उस हिसाब से आप डिवाइड कर देंगे। पहले वार्म अप, फिर बीच में मीडियोकर वेट, और फिर एंड में जो है आपका 90-95% की एफिशिएंसी टेस्ट करने वाला। 100% मत करना, अपने मसल फटवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से करो, धीरे धीरे प्रोग्रेसिव करना। कि वार्म अप हमेशा वो सेम ही रखना, हो सकता है 5 किलो बढ़ा दो आगे जाके। और फिर इसके बाद जो है ये तो चेस्ट की 2 एक्सरसाइज होगी। फिर चेस्ट के लिए बैक के लिए जो है एक वो रिवर्स पुल डाउन मशीन जो होती है ना, रिवर्स पुल डाउन मशीन है। अब जैसे हम चिनअप्स करते हैं या पुलअप्स करते हैं, तो उसमें यह है कि हम प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फिर पैर में लटकाएंगे और वो फीजिबल नहीं होती। अगर आप जिम जा रहे हैं तो वो पुलअप्स का क्या करना, वो तो घर पे भी कर सकते हैं पुलअप्स दरवाजे की चौखट पर। तो पुलअप्स करने के लिए वो एक पुलअप बार जो होती है और उसको रिवर्स करेंगे ऐसे। तो रिवर्स करेंगे तो रिवर्स के लिए वो आपको फॉर्म तो यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस में दिखी जाएगा, उसको भी ऐसे उसमें बैक को टाइट रख के अपना पोस्चर वगैरह देख के, और मसल एक्टिवेट जो है लैट एक्टिवेट होंगे। अब जैसे लैट एक्टिवेट हो रहे हैं तो आपको सीरियसली बाइसेप्स में भी स्ट्रेन महसूस होगा ही होगा, तो डेफिनेटली आपको पता चल ही जाएगा कि बाइसेप्स पे लोड जा ही रहा है। और ऐसे करते हैं तो बाइसेप्स मतलब ये प्रोनेशन ग्रिप क्या बोलते हैं, रिवर्स ग्रिप या फॉरवर्ड ग्रिप में करते हैं, तो इसमें ऐसा ज़्यादातर शोल्डर का ही लगता है। आप इसको रिवर्स ग्रिप में करेंगे तो काफ़ी बाइसेप्स में भी फील होगा
और बैक में भी फील होगा। ठीक है, बैक की एक्सरसाइज रही ये, इसका कोई सुपर सेट नहीं करना है, इसी के 3 सेट कर लेंगे। फिर उसके बाद जो है सीटेड रो करेंगे। अब रो भी जो है रिवर्स ग्रिप से अगर करेंगे तो वो ज़्यादा मेरे ख्याल से, क्योंकि उसमें एक तो बाइसेप्स भी एक्टिवेट होती है, और नहीं अगर ज़्यादा ओवरलोड करना तो इससे भी कर सकते हैं। लेकिन ये रिवर्स ग्रिप से जो है, एक कॉल इन ग्रिप वाली, इससे जो है आपकी जो है बैक ज़्यादा एक्टिवेट होगी। ठीक है, हमें उस वक्त ज़्यादा हमें वज़न नहीं उठाना, हमें जो मसल को हम टारगेट कर रहे हैं हमें उससे एक्टिवेट करना है। तो ये रिवर्स ग्रिप से जो है ये ज़्यादा होता है। तो दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, पहली डंबल फ्लाई, दूसरी इंक्लाइन के साथ सुपर सेट, एक वो। फिर तीसरी जो है आपकी वो रिवर्स पुल डाउन, सीटेड रिवर्स पुल डाउन। उसमें वज़न प्रोग्रेसिव ओवरलोड मतलब सेट के हिसाब से करते जाएंगे, वार्म अप, मीडियोकर एंड वर्किंग सेट। और फिर फोर्थ वन इज सीटेड रो है। और उसके लिए अब रो भी कर सकते हैं, जैसे वो बैक रो होता है वो डेडलिफ्ट में उठाते हैं, बट मैं तो सीटेड में ही कर दिया है अपने हिसाब से, क्योंकि फिर इसके बाद जो 5वीं एक्सरसाइज है वो डेडलिफ्ट है। अब डेडलिफ्ट जो है, डेडलिफ्ट आपका वो पोस्चर देख के जो भी है उसको कम से कम 50 किलो 40 किलो से स्टार्ट करेंगे। डेडलिफ्ट में आप मैक्सिमम वेट आप डेडलिफ्ट में ही उठा सकते हैं, मतलब मेरे हिसाब से तो ठीक है, क्योंकि आपकी डेडलिफ्ट मतलब बेंच से ज़्यादा आपकी स्क्वाट रहेगी और स्क्वाट से ज़्यादा आपकी डेडलिफ्ट रहेगी। तो डेडलिफ्ट में आप मैक्सिमम वेट उठा सकते हैं। तो डेडलिफ्ट में आपका जो एक पीक या सैचुरेशन पॉइंट है वो आपका बॉडी वेट है। आप सोचेंगे कि बॉडी वेट तक मुझे पहुंचना है, तो आप तो विदिन 1 मंथ और जिम में पहुंच भी जाएंगे, तो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो डेडलिफ्ट में कि हम 3 सेट करेंगे, मतलब स्टार्ट जितने भी हम पहले मान के चलेंगे, हम जितना भी मैक्सिमम कर सकते हैं उसको सीधा हाफ़ करके वो हमारा वार्म अप सेट है। मान लो कि मैं 60 किलो उठा सकता हूँ, तो मैं 30 किलो से वार्म अप करूँगा, फिर 40 किलो से वो, फिर 60 किलो से सीधा स्ट्रेच करूँगा। नहीं तो 4 सेट भी कर सकते हैं और उसको लेके जा सकते हैं, क्योंकि ये लास्ट एक्सरसाइज है, इसमें पुश कर सकते हैं क्योंकि बॉडी है। और ये 5 एक्सरसाइज हैं और ये आधे घंटे में हो जाती है। अच्छा, एक्सरसाइज से पहले जो भी है थोड़ा सा वार्म अप आप जो जैसे भी हो, थोड़ा स्ट्रेचिंग हो या कुछ भी हो कर सकते हैं, वैसे ज़रूरी है। लेकिन आप एक्सरसाइज को ही ऐसा वार्म अप लेके चलेंगे, धीरे धीरे एलिवेट करेंगे तो वो भी ठीक है। तो ये तो डे 1 रहेगा, तो इसमें बस आपका जो है चेस्ट और बैक ट्रेन हो जाएगा। और ये बैक में, और फिर आपका दूसरा दिन आता है डे 2, दैट विल बी, मतलब अगर हम मंडे से स्टार्ट किया तो ये दूसरा दिन डेफिनेटली, अगर आपने हार्ड जिम करी है ना, पहले दिन आपको दर्द होगा और दूसरे दिन आपको बहुत ज़्यादा दर्द होगा और तीसरे दिन आपको लगेगा कि हाँ थोड़ा मैं रिकवर हो रहा हूँ। और ये है कि नेस्डल जी कहते हैं कि भैया बॉडी जब रिकवर कर रही है, वो रिकवर नहीं कर रही, मसल तब बन रहे हैं। आप जिम गए, आपने मसल को तोड़ा ना, मसल क्रैक हुआ, इतना तो पता ही होगा। मसल क्रैक होते हैं फिर बाद में बढ़ते हैं तो बड़ा होता है वो मसल, तो क्रैक हो गया ना, आपने अपने आप का शरीर तोड़ दिया आधे घंटे में। ठीक है, हम ब्रेन वाली एक्सरसाइज करेंगे, हम वो बेवकूफ़ों की तरह जिम में नहीं रहेंगे 2 घंटे तक। ठीक है, हमें रिज़ल्ट चाहिए तो बस हमें इंटेलिजेंट जिम हुआ, जो ये कभी भी ये स्टैंड नहीं करती है एक बॉटल में चीज़, क्योंकि ठीक है मैं उनको नहीं बोलना चाहता। तो उस हिसाब से अब आप जिम करेंगे और इतनी एक्सरसाइज करेंगे आप डे 1 में, आप दूसरे दिन मुझे नहीं लगता कि आप उठ पाएंगे। ठीक है, और वहीं से वो जिम इंडस्ट्री या वो सप्लीमेंट इंडस्ट्री चालू होती है और वो चीज़ वो करती है, तुम्हारे दिमाग से खेलती है कि भाई देखो अब तुम उठ नहीं पा रहे, तुम्हारी बॉडी रिकवर नहीं हो रही, तो रिकवरी के लिए ये लो, उसके लिए वो लो, फिर वो डब्बे पे डब्बा चढ़ता जाता है। ठीक है, अगर आप जो लोग कर रहे हैं वो तो भाई वो करते रहें, ठीक है, वो तो उनकी ज़िंदगी है, तो हम नहीं कह रहे। लेकिन हमें ना बॉडी बिल्डिंग को कंपटीशन खेलना है और ना ये करना है, तो जब वो करना ही नहीं है तो वो भी सब क्यों करना है। हमारी जो डाइट है हम उसी से ही जितना हमारा अचीव होगा हम करेंगे। हमारा एम है ही नहीं कि हमें वहाँ जाना है, ना ही हमें आर्नोल्ड बनना है, ना ही माइक मेस्टर बनना है। माइक मेस्टर का नाम कह रहे हैं तो ये नहीं है कि वो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग नेचुरल बॉडी उसने बनाई है, उसने भी नेचुरल नहीं बनाई है। उसने बोला है मैंने सप्लीमेंट लिया, उसने बोला है मैंने स्टेरॉइड्स लिए हैं, लेकिन वो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग को एडवोकेट किया उसने, और इसलिए ही वो कभी भी मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाया, क्योंकि वो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग को कर रहा था। वो कह रहा था कि ऐसे तो उनका धंधा ही बंद हो जाएगा, है ना। अब भाई वो कह रहा है 4 दिन रेस्ट करो या 4 दिन जिम मत जाओ, लॉजिकल बात है। और ये आप अपने बॉडी पे अप्लाई करिए, मेरी भी बात मत सुनिए, माइक मेस्टर की भी बात मत सुनिए।
बस 1 महीना करके देखिए, 1 महीने में आपके जैसे तो 8 दिन होंगे, और आप करके देखिए, आपको फ़र्क पता चलेगा। आप और चलो ये सब टीचिंग्स तो चलती रहेंगी। अब दूसरे दिन की तरफ चलते हैं। दूसरे दिन में लेग डे है। अब जैसे मैंने कहा अपर बॉडी करी, अब अपर बॉडी 4 दिन में हम सोच रहे हैं कि 4 दिन में रेस्ट करेंगे, मगर 4 दिन के बाद भी दर्द रहता ही है बॉडी में। ऐसा नहीं है कि 4 दिन में नहीं है, लेकिन अब ये है कि हम जो है लेग्स की तरफ चले गए हैं, तो अपर बॉडी को रेस्ट मिलेगा। अब लेग्स की पहली एक्सरसाइज तो इसमें, लेग्स में तो रिपीटेटिव ही रहती है एक्सरसाइज। पहले तो वो लेग एक्सटेंशन रहेंगी मशीन पे। लेग एक्सटेंशन से आपकी जो कॉर्ड्स जो है एक्टिवेट होंगे, वही इसमें भी वार्म अप करेंगे। बीच में मीडियोकर सेट, फिर एक वर्किंग सेट करेंगे, ठीक है। और इसमें जो है दूसरी एक्सरसाइज या तो सुपर सेट कर लीजिए, या वैसे लेग प्रेस कर लीजिए। लेग प्रेस में हमारा वैसे ही स्ट्रेंथ फील होती है। लेग प्रेस ऐसी एक्सरसाइज है इसमें हम वज़न के साथ जो है खेल सकते हैं बहुत अच्छे से। तो लेग प्रेस में भी ऐसा जा सकते हैं लोड की तरफ। कुछ एक्सरसाइज होती है ना कि जिसमें हमें वज़न उठाने में सच में लगता है कि हाँ भाई वज़न उठा रहे हैं, ज़्यादा उठा रहे हैं। तो लेग प्रेस भी ऐसी है कि उसमें हमें बहुत अच्छे से वज़न उठ जाता है हमारा जो है। तो जैसे भी आपकी मशीन है, कोई हॉरिजॉन्टल होती है, कोई एकदम बिल्कुल वर्टिकल होती है, मतलब वर्टिकल इन द सेंस पूरा लेट के कर रहे हैं। मेरे यहाँ पे जो है वो बैठ के करने वाली है, बैठ के करने पे होती है। और तीसरी एक्सरसाइज है वो जो है हैमस्ट्रिंग कर्ल के लिए, वो मैं यूज़ करता हूँ जो बेंच पे होती है। और बेंच पे जो है किक बैक जो होता है ना, लेग बाइसेप को, मतलब हैमस्ट्रिंग को लेग बाइसेप करके, और उससे जो है ऊपर खींचते हैं वो लेट के, उल्टा लेट के बेंच पे। तो तीसरी एक्सरसाइज वो हो गई है। तो लेग बाइसेप के लिए रहती है, हैमस्ट्रिंग के लिए वो। अब देखने में तो अब एस्थेटिक्स के लिए ये सब चीज़ें तो कोई ट्रेन नहीं करता है, लेकिन इसका भी इफ़ेक्ट बाद में बताएंगे। और चौथी जो है वो काव्स की है, जो काव्स की स्टैंडिंग काव रेस कर लीजिए, या वो लेग प्रेस मशीन से कर लीजिए। लेग प्रेस पे मशीन मतलब पैर सीधे रख के टोस पे, तो उससे कर लीजिए, तो काव्स की हो जाएगी। तो इसमें लेग में आपका लेग प्रेस से हो गया, लेग प्रेस से आपका जो कॉर्ड्स है, लेग प्रेस से भी कॉर्ड ही है, और उधर से हैमस्ट्रिंग है। और ग्लूट्स के लिए कोई स्पेशल ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ग्लूट्स वैसे ही ऑटोमेटिकली स्क्वाट में तो हो ही रहे हैं, और डेडलिफ्ट में भी हो ही रहे हैं, और बैक की एक्सरसाइज में हो ही रहे हैं। और वैसे भी मेल को तो ग्लूट्स की करने की ज़रूरत है नहीं, और वो ठीक है, वो वैसे भी आपके रेज हो ही जाएंगे। ये सब एक्सरसाइज है वो स्पेशली करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे ही अगर वो आउट ग्रो कर जाएंगे तो बहुत फिर आपको वो कम करने की एक्सरसाइज नहीं होती ना। क्योंकि कभी कभी मसल बढ़ाना आसान है, और किसी स्पेसिफिक स्पोर्ट से मसल घटाना भी दिक्कत हो जाता है। तो ग्लूट्स की कोई ऐसी स्पेसिफिक एक्सरसाइज मैं नहीं करता। हालांकि आपके ग्लूट्स अगर बहुत ही पतले हैं तो भैया आप भेजिए, मेरे ग्लूट्स ठीक ठाक हैं तो फिर मैं तो कभी करता नहीं, लेकिन फिर भी वो आउट ग्रो हो ही गए हैं थोड़े से। तो इसके हिसाब से ये डे 2 रहेगा। डे 2 में सिर्फ 4 ही एक्सरसाइज हैं, तो ये भी आपकी 20-25 मिनट्स में हो जाएंगी। इसमें वार्म अप वो करके वो रहेंगे। फिर जैसे मैंने कहा 4 दिन का रेस्ट है, अब इसमें भी 4 दिन का रेस्ट है। अब लेग डे में तो भैया पहले दिन दर्द होता है, और दूसरे दिन तो उठा ही नहीं जाता है, या तीसरे दिन तो और भी गंदा दर्द होता है। तो चौथे दिन भी इसमें रेस्ट करेंगे। जैसे 4 दिन के बाद वो क्या, मतलब वो भी कह रहे हैं माई मेंस रहेगी, 4 दिन के बाद भी जो है दर्द मतलब फ़ील करने से है। मैंने फ़ील किया है कि दर्द तो 4 दिन बाद भी होता है, क्योंकि हम 4 दिन बाद फिर एक अब हम अपर बॉडी ट्रेन करेंगे। तो अपर बॉडी को ट्रेन करने के लिए अब तो हमारा लेग आइसोलेटेड तो है ही, तो अब हम अगले दिन ट्रेन करेंगे। तो अगले दिन भी हम जो ट्रेन करेंगे, और वो भी हम पहले दिन वाले मसल नहीं करेंगे ट्रेन, वो भी हम इसमें करेंगे हम आर्म्स, शोल्डर्स, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स। अब जैसे मैंने कहा कि बाइसेप्स और ट्राइसेप्स तो चेस्ट और बैक में भी हो रहे हैं, लेकिन हम आइसोलेटेड भी करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो बॉडी बिल्डिंग एस्थेटिज़म तो चाह ही रहा है ना, एस्थेटिक तो दिखना चाह ही रहा है वो। तो एस्थेटिक के लिए बाइसेप ट्राइसेप शोल्डर बहुत ज़रूरी है। अगर बाइसेप ट्राइसेप शोल्डर नहीं है और वैसे स्ट्रेंथ है तो कोई कुछ नहीं, वो ये मोटा ही लगोगे, आप मोटे ही दिखो कहलाओगे, कोई आपको जिम और बोलेगा नहीं। तो वो एस्थेटिक के लिए है, जिसमें हम जो है शोल्डर की तीनों रेस करेंगे। अब शोल्डर के लिए जो है, अब शोल्डर छोटी मसल है, तो इसके लिए ज़्यादा वज़न उठाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें जो है थोड़े ही, मतलब जैसे मैंने कहा कि लेग प्रेस और डेडलिफ्ट, और इसमें जो है हम ज़्यादा वज़न उठा के हमें मज़ा आता है। शोल्डर को बहुत आप डेलिकेटली ट्रेन करना, क्योंकि ये कम वेट से ही ज़्यादा एक्टिवेट अच्छे से हो पाएगा। कम वेट का मतलब है कि आप जो है 10 किलो से कभी भी ऊपर का डंबल यूज़ मत करना शोल्डर के लिए। मतलब फ्रंट डेल्ट तो आपका इंक्लाइन में ही रेज़ हो गया, ठीक है। और फ्रंट डेल्ट वैसे भी आप फ्रंट डेल्ट के लिए ओवरहेड प्रेस करेंगे,
ओवरहेड प्रेस में जो है फ्रंट डेल्ट, लेकिन नहीं, फ्रंट डेल्ट वैसे भी उसमें इंक्लाइन में रेज हो रहा है, तो ज़्यादा रिपीटेटिव एक्सरसाइज करने की बजाय हम साइड डेल्ट इसमें और लेटरल डेल्ट, क्योंकि ये जो साइड डेल्ट और लेटरल डेल्ट करोगे तभी वो 3D शोल्डर आता है, 3 डायमेंशनल शोल्डर जिसे कहते हैं। अच्छा, इसमें जो भी मसल बनेंगे वो इतने प्रोफाउंड नहीं बनेंगे जैसे कि वो टीवी में दिखाते हैं, जिनमें अट्रैक्ट करते हैं, तो इतनी एक्सपेक्टेशंस रखना मत। लेकिन ये है कि आप फील फिर भी होगा। आपका कंपैरिजन अपने से होना चाहिए, किसी और से बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए तो एक वो डे 3 में शोल्डर की करेंगे, तो एक तो लेटरल डंबल रेजेस हैं दोनों हाथ से, उसमें आप 5 किलो के डंबल से स्टार्ट करके फिर 7.5 किलो, फिर 10 किलो, है ना, वो 3 सेट कर लेंगे। और फिर एक लीन होके डंबल को पीछे, तो उससे जो है आपका लेटरल डेल्ट ट्रेन होगा। दूसरी ये हो जाएगी लेटरल डेल्ट, पहली हो गई, फिर रियर डेल्ट, सॉरी पीछे वाला शोल्डर का, वो ऐसे झुक के, जैसे जापानीज़ वो करते हैं, झुकते हैं और फिर पीछे ऐसे सामने ला के हैंड को ऐसे पीछे, तो वो किक बैक डंबल से, और वो भी 5 किलो से स्टार्ट करके 10 किलो तक जाएंगे, आपके लेटरल डेल्ट ट्रेन हो जाएंगे। और इसमें तीसरी एक्सरसाइज जो है बाइसेप्स कर्ल है। अब बाइसेप्स कर्ल कर रहे हैं वो बाइसेप्स स्ट्रेट बार से करनी है और ईजी कर्ल से नहीं करनी है वो कहते हैं, लेकिन मेरे तो रिस्ट में काफ़ी पेन होता है, बट यहाँ है भी नहीं तो स्ट्रेट बार से ही करता हूँ मैं। तो डंबल से कहते हैं कि थोड़ा वो हो जाता है, वो जैसे आपको कंफर्टेबल लगे, लेकिन स्ट्रेट बार से कर लेंगे तो थोड़ा ये है कि स्ट्रेट बार से कर सकते हैं, वैसे इंडिविजुअली डंबल भी यूज़ कर सकते हैं, बस स्ट्रेट बार से थोड़ा स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा मसल वैसे लगता है, लेकिन फ्री डंबल से ज़्यादा मसल आप डंबल हैवी उठा सकते हैं। इसमें आप जितना जाना चाहे उतना स्टार्ट में इतना जा सकते हैं। मतलब बाइसेप्स के लिए तो 10 किलो, बाइसेप्स भी ऐसा ही है, उसको ओवर ट्रेन मत कीजिए क्योंकि ये छोटे मसल हैं, ये ज़्यादा वज़न उठाने से कुछ नहीं होगा, वो सिर्फ वो डेस्परेशन में कभी कोई चीज़ होती नहीं है और वो आपको इसमें भी फील होती होगी, ठीक है। तो उसमें उतना ही वज़न उठाएं, मीडियोकर, ठीक है। शोल्डर से ज़्यादा उठा सकते हैं जितना शोल्डर के लिए उठा रहे हैं, मगर इतना नहीं उठाना कि अगर चेस्ट की बेंच प्रेस की बराबर कर दिया, स्क्वाट की बराबर कर दी, वो सब मत करना नौटंकी। तो उतना उठाओ, मतलब 20 का 10 के स्टार्ट करके 15-20 तक चले जाओ, उतना चल जाएगा। और या जितना प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर सकते हो तो कर लो। ये बाइसेप्स के लिए हो गया। और चौथी एक्सरसाइज है ट्राइसेप्स पुश डाउन। ट्राइसेप्स पुश डाउन कर लीजिए, मतलब ये 1 2 3 4, हाँ, चौथी जो है ट्राइसेप्स पुश डाउन है, तो ट्राइसेप्स पुश डाउन कर लीजिए। तो ट्राइसेप्स पुश डाउन करेंगे तो ट्राइसेप्स के लिए हो गई, उसमें भी 3 सेट करके। और इसमें लास्ट जो एक्सरसाइज है वो है डिप्स। अब डिप्स जो है वो कहते हैं कि डिप्स इज जस्ट लाइक अपर बॉडी स्क्वाट। और जैसा कि भाई जिम में हर किसी की एक फेवरेट एक्सरसाइज होती है, और जैसे कि मेरी फेवरेट एक्सरसाइज तो स्क्वाट ही है, क्योंकि स्क्वाट में आपकी ऊपर पूरी बॉडी ट्रेन होती है और एक वो सिस्टेमिक इफेक्ट भी देती है बॉडी को, तो होती है। और जैसा मैस्टर जी कहते हैं कि जो डिप्स है वो अपर बॉडी स्क्वाट है। तो जैसे डिप्स या तो आप बेंच पे लीन होके भी कर सकते हैं, आपके वो डिप्स बार है उधर तो डिप्स बार कर लीजिए। अब जितनी भी हो रही है उतनी कर लीजिए शुरुआत में, ऐसे सीटेड कर लीजिए, शुरुआत में तो नहीं हो पाएगी, यहाँ तो सीटेड ही करता हूँ, मेरे तो डिप्स बार है नहीं, तो ये कर लीजिए। तो उससे आपके ट्राइसेप्स, और जैसे कि अगर ट्राइसेप्स ट्रेन कर रहे हैं तो चेस्ट तो अपने आप ऑटोमेटिकली ट्रेन हो ही रही है। तो इसमें जो है आपकी ये 5 एक्सरसाइज हो जाएगी। पहली लेटरल डेल्ट की थी, दूसरी रियर डेल्ट की थी, तीसरी बाइसेप्स कर्ल जो भी है, या तो स्ट्रेट बार कर्ल से कर लीजिए या डंबल से कर लीजिए बैठ के। चौथी जो है ट्राइसेप्स पुश डाउन है, और 5वीं ये डिप्स होगी। या तो आप जैसे पैर को सीधा रख के बेंच पे बैठ के पीछे हाथ लगा के और नीचे को डिप हो जाएंगे, तो वो डिप्स होंगी। तो ये 5 एक्सरसाइज है, ये भी मोर और लेस आधे घंटे में हो जाएगी, ठीक है। अब ये हो गया तीसरा दिन। अब हमारा आता है चौथा दिन। ऑब्वियसली वो 3 से 4 दिन का रेस्ट करके चलेंगे। अब ये डिपेंड करता है, शुरू में तो आपको दर्द फील होगा नहीं, क्योंकि आपने माइंड ऐसे ट्रेन कर रखा है कि मुझे जाना है। लेकिन आप अगर जिम में अच्छे से वेट उठाएंगे और जिस एक्सरसाइज में ज़्यादा वेट उठाना उसमें ही उठाएंगे, तो वो आएगा, धीरे धीरे आएगा, और वो बॉडी रेस्ट मांगेगी। और रेस्ट का मतलब रेस्ट नहीं है, रेस्ट का मतलब ग्रोथ है। रेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ नहीं करें, आपकी बॉडी उस वक्त वर्क कर रही है, आपने जिम में वर्क किया है, आपकी बॉडी वहाँ पे वर्क कर रही है, ठीक है। और चौथा दिन जो है आप ये चौथे दिन में आप जो है फिर से आप लेग स्ट्रेन करेंगे। लेग स्ट्रेन में वही पहली एक्सरसाइज तो वही रहेगी, लेग प्रेस रहेगी, लेकिन अब इसमें दूसरी जो है आपकी स्क्वाट हो जाएगी। या तो पहले स्क्वाट कर लीजिए और फिर इसको सुपर सेट कीजिए लेग प्रेस के साथ। अब स्क्वाट आ गई। अब ये तो फेवरेट एक्सरसाइज है,
और मेरी तो बहुत फेवरेट एक्सरसाइज है। इसे फील करके इसके तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और मुझे फ़ील होते थे। बस ये होता था कि अभी होता है ना, कोई चीज़ खाने में अच्छी लगती है बट बाद में पता चलता है कि उसकी तो न्यूट्रिशन वैल्यू भी अच्छी है। तो ऐसी ये एक्सरसाइज है। अब इसमें होता है कि अब जैसे कि जो लेग्स की जो भी एक्सरसाइज होती है वो एक बॉडी पे सिस्टेमिक इफेक्ट देती है। वो ग्रोथ हार्मोन को बढ़ाती है कि वो पूरे ओवरऑल बॉडी में ग्रोथ को आपको एक वो चैनल करेगी। ये नहीं है कि वो सिर्फ लेग्स तक ही रहेगी उसकी ग्रोथ। मतलब आपको बड़े बाइसेप्स और ट्राइसेप्स बनाने हैं ना, तो लेग्स को आप अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है, अब जो लेग डे को देख के भाग रहे हैं वो कर रहे हैं, भैया जाओ, यू आर अ नॉन सीरियस कैंडिडेट। ठीक है, आप वही अपना दूसरी राह पकड़ो, यहाँ पे नहीं कर सकते आप। लेग्स शुड बी योर प्रायोरिटी। आप लेग्स को ट्रेन करें तो बढ़िया रहेगा। और इससे आपका जो हार्मोन्स होते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होते हैं, वो लेग्स की एक्सरसाइज करने से वो मतलब बॉडी प्रोड्यूस करती है, सेल्फ प्रोड्यूस करती है। यस, लेग्स की एक्सरसाइज करने से, इसलिए लेग्स की एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। और जो टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा तो टेस्टोस्टेरोन आपको मसल बिल्डिंग में भी हेल्प करता है और वो भी करता है। मैं वैसे भी नेचुरल लोगों के लिए बात कर रहा हूँ, उन लोगों को नहीं आएगी, क्योंकि जो बाहर से टेस्टोस्टेरोन ले रहा है उसकी बॉडी तो प्रोड्यूस नहीं करेगी ना। जैसे वेस्टिजल ऑर्गन होते हैं, कि वेस्टिजल ऑर्गन जब उसका यूज़ ही नहीं होता तो वो अपने आप बॉडी उसको श्रेड आउट कर देती है। तो ऐसे ही अगर हमारी बॉडी ही टेस्टोस्टेरोन नहीं और हम बाहर से ले रहे हैं तो उसे कह रहे हैं हमें क्या ज़रूरत है भाई, बाहर से कर तो रहा है ये, है ना। तो लेग्स की एक्सरसाइज आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बढ़ाती है। तो लेग डे को कभी भी नहीं करना, अवॉइड कभी भी नहीं क्या करना। जिम कर रहे हो तो कर रहे हो, या तो करना है तो करना है, नहीं करना तो नहीं करना। तो पहली एक्सरसाइज उसमें स्क्वाट रहेगी, उसको सुपर सेट कर देंगे लेग प्रेस के साथ। अब स्क्वाट मैंने कहा कि ये मिडिल एक्सरसाइज है जिसमें आप हाईएस्ट वेट की तरफ जा सकते हो। तो 80 है तो मैं 60-70 kg आराम से कर लेता हूँ। कोशिश करता हूँ ज़्यादा करने की, लेकिन मैं ज़्यादातर अकेला होता हूँ जिम में, तो मैं ज़्यादा रिस्क लेता नहीं हूँ। स्क्वाट होता नहीं है यहाँ पे। और मैं भी ये रिकमेंड करूँगा, आप ज़्यादा किसी के भरोसे ना रहें, अपनी बॉडी के हिसाब से चलें, स्ट्रेंथ आएगी नेचुरली। बॉडी 5 साल में अपना सैचुरेशन वैसे ही अचीव कर लेती है। आपको ज़िंदगी भर ऐसा नहीं है कि ये वो एक कर्व नहीं है मैथमेटिकल के सिर ऊपर ही चढ़ेगा, है ना। एक वो एक्सपोनेंशियल ई रेज़ टू पावर एक्स का होता है, जाएगा बस वो सैचुरेट हो जाएगा बॉडी में, बस वो वैसी ही रहेगी। और उसको मेंटेनेंस भी रहेगी, और मेंटेनेंस के वाले टाइम ही ध्यान आता है फ़ैट लॉस। ठीक है, अभी आप जब मसल बिल्ड कर रहे हैं तभी आप फैट लॉस की मत सोचना। अच्छे से खाना भी, मतलब आपको डाइट भी एक किसी अलग टॉपिक में अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी तो एक्सरसाइज ही बताइए। खाना तो जैसे भी अभी तो घर का ही खाना है, जो आप खाते हैं वही रखिए, कुछ मत करिए, जो खाते हैं वही खाते रहिए। ठीक है, मैं ये भी नहीं बताऊँगा ये प्रोटीन क्या है, कार्ब्स क्या है, फ़ैट क्या है। जो खाते हैं वही पहले आप करके तो देखिए, आपको सीधा ही रिज़ल्ट चाहिए। एक दिन में वैसे कोई रिज़ल्ट नहीं मिलना, और वैसे भी जैसे ही जिम की बता रहे हैं 5 साल में रिज़ल्ट मिलेगा, और 5 साल के बाद रिज़ल्ट मिलना बंद हो जाएगा। 5 साल के बाद वो बस बॉडी आपकी बस रहेगी, यू विल बी, मतलब आप उस वक्त दिखेंगे कि आपने बॉडी बनाई है, बॉडी आपकी बनी हुई है। बस ये है कि फ़ैट आएगा तो वो बॉडी दब जाएगी और आप मोटे और दिखेंगे, क्योंकि मसल इतनी जल्दी लॉस होता नहीं है, मतलब कभी कभी हो जाता है बट। तो थैंक्स, आई थिंक ये 50 मिनट की वीडियो हो गई है। तो आई होप ऑल गाइज यू हैव लाइक द माई वीडियो, एंड थैंक्स फॉर द लिसनिंग।